क्या बता कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका नेचर होता है रिएक्ट करना, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने बताया वाटर है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट नमक तो जानते होंगे, जैसे हम लोग दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, टेस्ट उससे बढ़ जाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में क्या देखा गया है कि जो पुराने मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं और फिर नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितनी बात सुनिए, पुराने मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो पुराने को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच में एक होता है बॉन्ड, उनके बीच में होता है बॉन्ड। तो वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। जितना बॉन्ड एनर्जी होगा उतना देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। फिर वो नया किसी से जब मिल के बनाएगा तो वो नए बॉन्ड बनेंगे। तो जिस वक्त बॉन्ड बनते हैं उस वक्त एनर्जी रिलीज होता है। जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी देते हैं। तो जब एनर्जी से, जब किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल कितना एनर्जी दिया उस पूरे को रिएक्शन को कंप्लीट होने तक, वो हमारा इंडोथर्मिक के हिसाब से कहलाता है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट इट, कितना एनर्जी दिया वो हमारा इंडोथर्मिक हो जाता है, यह हीट एब्जॉर्ब हो गया। कितनी बात सुनी। लेकिन उसी में नए मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो हीट रिलीज करेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो सबसे एनर्जी निकलेगा। तो टोटल कितना एनर्जी रिलीज हुआ, ये एक्सोथर्मी बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसको बोलेंगे कि टोटल कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो हम लोगों ने पहले तो तोड़ना था तो एनर्जी दिया हमने, और जब बॉन्ड बना तो उससे एनर्जी निकला। अब देखेंगे कि हमने दिया कितना और निकला कितना। ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, जैसे मान लो हम लोगों ने टोटल 500 जूल ऑफ एनर्जी दिया यानी सिस्टम को दिया, एनर्जी को दिया, तो वो हमारा 500 जूल इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे हम लोग कोई काम करे तो। लेकिन वो जब मॉलिक्यूल बन रहा था तो उसका एनर्जी रिलीज होता, पता चला कि 800 जूल ऑफ एनर्जी निकला है, तो ज्यादा एनर्जी निकला। तो ज्यादा जब एनर्जी निकलता तो हम लोग इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हमने दिया कम और मिला ज्यादा है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इतनी बात सुनिए, एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसी को दोबारा से देखते हैं। अगर हमने 500 जूल ऑफ एनर्जी दिया था बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है, फिर कंपाउंड बने तो उसने भी एनर्जी दिया होगा, रिलीज किया होगा। लेकिन वो आता है मान लो 400 जूल, तो हमने लगा दिया एनर्जी टोटल 500, लेकिन हमें मिल रहा है 400, तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कितनी बात सुनिए, इंडो अंदर ज्यादा जाता है, निकलता कम है। एक्सो मतलब निकलता ज्यादा है, जाता कम है। ठीक है, तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एनर्जी के बिहाफ पे जब हम बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बताएं तो एक होता प्रॉफिट, एक होता लॉस। ठीक है, हमने लगाया कितना, मिला कितना। अगर हमें ज्यादा मिलता है तो हम बोले प्रॉफिट में है, और हमने लगाया ज्यादा लेकिन हमें मिला कम तो हम बोलेंगे लॉस में है। तो जो प्रॉफिट वाला सेक्शन कहेंगे वो एक्सोथर्मिक कहेंगे, और जो लॉस वाला सेक्शन कहलाएगा वो एंडोथर्मिक कहलाएगा। कितनी बात सुनिए, आगे चले। अब जो एनर्जी निकला है, प्रोडक्ट जब बन रहा था तो एनर्जी निकल रहा था, और एनर्जी ज्यादा निकला। कितनी बात, एनर्जी ज्यादा निकला। एक होता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाम सुना है, क्या होता है ये? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल से लीजिए, पैसा, मनी। मनी का हम लोग कुछ नहीं करते,
हम लोग एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ जाता है। पैसा को ना हम लोग कमाते हैं ना बनाते हैं। क्या होता है कि कहीं से पैसा आ रहा है तो कहीं जा भी रहा होगा, ठीक है ना, कि लाइफ इसी तरह से चल रहा, आता है जाता है, आता है जाता है। थोड़ा ज़्यादा आ गया और गया कम तो थोड़ा बच गया, ठीक है ना, तो सेविंग हो गया। और पता चला आया कम गया ज़्यादा तो हम लोग कर्ज में चल रहे हैं। लेकिन हम पैसे का कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हमने दाल ले लिया, सब्जी ले ली, खाने का सामान ले लिया, केला ले लिया, सेब ले लिया, थोड़ा दिल बहला लिया, रेस्टोरेंट में खा लिया, थोड़ा पेट्रोल भरा दिया, मतलब बेसिक जो नीड है वही पूरा करते हैं। पर पैसा वो आता जाता हमारे हाथ में है, फिर दुकानदार के हाथ में चला गया, वो आते जाता रहता, हम लोग कुछ नहीं करते, खाली एक ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोई भी सिस्टम होता है, तो अगर उस सिस्टम को एनर्जी दें या लें, तो वो सिस्टम जो है ना उस एनर्जी को लेता है, कुछ काम कर देता है, उतना एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, या फिर उतना एनर्जी रिलीज कर देता है। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, कम देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कहाँ से ला के देगा वो भाई, वो ज़्यादा कहाँ से लेके देगा, तो अपना भी एनर्जी रिलीज कर देता है वो, ठीक है। अगर हमें 400 जूल का एनर्जी या 500 जूल एनर्जी दिया, वो 800 हमें टोटल रिएक्शन के बाद दे रहा है, तो इसका मतलब 300 जूल वो अपने पास से दे रहा है। तो उसके पास अब कितना एनर्जी होगा, जितना पहले था नॉर्मल कंडीशन में, उससे अब उसके पास बचा हुआ कम होगा, क्योंकि उसने 300 एक्स्ट्रा दे दिया ना, बाहर निकाल दिया। तो अब जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से, जैसे रिएक्टेंट का अपना एनर्जी था, इस रिएक्टेंट का अपना जो एनर्जी था, रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो रिएक्शन करने के लिए हमने थोड़ा सा एनर्जी और दे दिया, फिर वो रिएक्शन करने लगे, क्योंकि उनको बॉन्ड तोड़ना जरूरी था, तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमने दे दिया, वो बॉन्ड टूट गए, फिर टूटने के बाद वो रिएक्शन किए, प्रोडक्ट बना दिया। फिर वो प्रोडक्ट जब बनता है तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो हमने दिया, लेकिन जितना हमने टोटल पहले उनका था, जैसे मान लो सोडियम है, जितना एनर्जी उसका था, क्लोरीन है उसका अपना एनर्जी होगा, दोनों मिलाएंगे वो एनर्जी होगा। फिर हमने थोड़ा सा दिया क्योंकि उनको बॉन्ड को तोड़ना था, मॉलिक्यूल बनाना था, तो थोड़ा एनर्जी हमने और दे दिया। तो उन तीनों को मिलाकर जितना एनर्जी होगा, वो इधर भी उतना ही एनर्जी होगा, इधर भी प्रोडक्ट के साइड में भी उतना ही एनर्जी होगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 जूल 500 जूल तो दिया, बाकी उनका एनर्जी था, और फिर उधर जाएंगे तो वो 8 जूल दे दिया, 800 जूल दे दिया। तो अब उनका 300 जूल जो एनर्जी था, वो जो नॉर्मल मॉलिक्यूल थे, सोडियम क्लोरीन का जो एनर्जी था, उसी में से उसने बाहर दिया है, उसी में से बाहर दिया। हमने जो 500 दिया तो उनको रिएक्शन कराने के लिए दिया ना, तो उनके पास तो एनर्जी ऑलरेडी था, रिएक्शन यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत थी, तो हमने उतना एनर्जी दे दिया, उनके बॉन्ड टूट गए, फिर रिएक्ट कर गए, तो ये भी एनर्जी है, उनके अपना भी एनर्जी है। फिर वो जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो उतना एनर्जी तो दे ही दिया जितना लिया था, बाकी और थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, लेकिन उनके पास अब एनर्जी कम है। नेट एनर्जी जो था, टोटल एनर्जी पहले था, उसके कंपेयर में प्रोडक्ट के पास अपने पास उसकी एनर्जी कम है, वो तो रिलीज कर दिया, तो रिलीज हो गया ज़्यादा एनर्जी, वो तो एक्सोथर्मिक हो गया, लेकिन उनके पास एनर्जी कम होता है, बचा हुआ एनर्जी कम है। कितनी बात सुन में, यानी कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो नेट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नेट एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पास जितनी एनर्जी अभी है वो कम है रिएक्टेंट के एनर्जी से। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया है। कितनी बात सुनिए, अगर हम इसको दिखाते हैं नोटेशन के फॉर्म में, तो एक होता इंथाल्पी, एक होता चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग इंथाल्पी से दिखाते हैं, ठीक है ना, इंथाल्पी। और इंथाल्पी को हम बाद में समझा देंगे। इंथाल्पी को हम लोग एच से दिखाते हैं, एच। तो बोला क्या कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये होता है इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। चेंज इन इंथाल्पी जो होता है, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये एच से दिखाते हैं इंथाल्पी, ठीक है। तो क्या बताया कि ये इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। अब हम लोग चेंज इन इंथाल्पी जो निकालने थे, एक जनरल रूल जो होता है कि प्रोडक्ट के पास कितना है, रिएक्टेंट के पास कितना, उनका डिफरेंस निकालिए। तो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट के पास इंथाल्पी जो बचा हुआ तो कम है और रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है,
तो जब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में वैल्यू होगा। यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब होता है तो इंथाल्पी चेंज हम लोग माइनस से दिखाते हैं, नेगेटिव से दिखाते हैं। कितनी बात समझ में आई? इसी तरह से इंडोथर्मिक अगर प्रोसेस होगा तो जो हम लोगों ने एनर्जी देते हैं उनका अपना जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है वो तो है ही है, और जो एनर्जी हम देते हैं वो एनर्जी प्लस हो जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है लेकिन कम करता है। तो हम तो इधर ज़्यादा एनर्जी हो गया, उधर कम आया, यानी प्रोडक्ट के पास अभी भी एनर्जी ज़्यादा बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, ये फॉर एक्सोथर्मिक के लिए लिखा हम लोगों ने, एक्सोथर्मिक। फॉर इंडोथर्मिक, फॉर इंडोथर्मिक इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एक्सोथर्मिक में हम लोग एक नोटेशन लिख देते हैं, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, प्रोडक्ट का उसमें, और यहाँ पे जो है ना ये वाला ज्यादा आएगा इंडोथर्मिक में। इंडोथर्मिक में इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बाद अभी जो बचा हुआ है निकलने के बाद जो बचा हुआ वो ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के कंपेयर में। जब हम लोग इसका चेंज इन इंथाल्पी निकालते हैं, चेंज इन इंथाल्पी, तो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये ज़्यादा है तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ठीक है ना, तो एंडोथर्मिक के लिए चेंज इन इंथाल्पी पॉजिटिव में दिखाते हैं, एक्सोथर्मिक के लिए चेंज इन इंथाल्पी नेगेटिव में दिखाते हैं। ये साइन को देखकर ही हम बता देंगे कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, चेंज इन इंथाल्पी है। समझ में बात आ रही है, चेंज इन इंथाल्पी है। आगे क्या बताया था इसमें, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। और जो कोई भी केमिस्ट्री में वो ब्रांच जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस, एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में डील करता है, वो थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। थर्मो मतलब हीट होता है, ठीक है ना, तो हीट देते लेने से डायनामिक मतलब चेंजेस, ठीक है ना, डायनामिक टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। डायनामिक हम बोलते हैं ना, अब बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है, यानी कि हर तरह के माहौल में वो एडजस्ट कर जाता है। ठीक है ना, जहाँ कहीं पे कैसे हालात हो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, डायनामिक पर्सनालिटी है। थर्मोडायनामिक हीट के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक, हीट के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ऐसे ही बोला क्या कि यहाँ पे जो है जितने भी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें हीट मेरा प्राइम टॉपिक रहेगा। हीट को ही हम लोग कंसीडर करते रहेंगे, हीट को समझते रहेंगे। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक दे रखा है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मतलब लिखते कैसे हम लोग। ठीक है, लिखते कैसे, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी हो रहा है। अच्छा, रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है, प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, इन सब को मिलाकर अगर लिखते हैं तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो हम लिखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। आगे चले हम लोग, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में हम एक चीज लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या चीज है, क्या डेफिनेशन कैसे लिखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का। द इक्वेशन which express the amount of heat absorbed or evolved along with the physical state, along with physical state of reactants and products। ठीक है,
एक ऐसा केमिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है वो भी लिखते हैं, और साथ ही साथ वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितना एनर्जी एमिट करता है, उसको भी लिखते हैं। तो उसको हम लोग थर्मोडायनामिक इक्वेशन कहते हैं। अब मैं एक दो एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको इसके बाद एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है वो हम एक्सप्लेन करें इसको थर्मोडायनामिक्स के रेस्पेक्ट में। क्या बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड को जो गैसवस स्टेट में, ये जी है, ये जी लिखा हुआ गैसवस स्टेट में है, इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं जो कि गैसवस स्टेट में है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, ये भी गैस के स्टेट में है। और कितना हीट रिलीज होता है, 694.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी हीट रिलीज होता है। तो ये नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो जो इंथैल्पी चेंज होता है हम लोग माइनस से दिखाते हैं, तो डेल्टा एच जो आएगा -694.6 किलो जूल आएगा। जितना यहाँ हीट रिलीज करेगा उतना हमारा ये इंथैल्पी चेंज में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, इंथैल्पी चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसको जब रिएक्ट कराते हैं तब वाटर बनता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। तो इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये इस वक्त जो है 286 किलो जूल का इंथैल्पी चेंज है ये। और ठीक वही रिएक्शन यहाँ पे है, हाइड्रोजन जो है ना गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करता है और वाटर बन रहा है, मगर ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिक्विड के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आ रहा है -249 किलो जूल। देखिए ये 286 किलो जूल है, ये ज्यादा है, ये कम है। क्यों? स्टेट से भी इंथैल्पी पे इफेक्ट आता है, इंथैल्पी चेंज पे इफेक्ट आता है। तो क्या बताया थर्मोडायनामिक इक्वेशन में कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी मेंशन करिए, साथ ही नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये भी मेंशन करते हैं, और कितना हीट एवॉल्व हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उन सब को इंक्लूड करके लिखते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन। तो थर्मोडायनामिक्स में जब भी कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, चाहे वो इंडो हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हीट इवॉल्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, फिजिकल स्टेट क्या है, कोई गैस में, कोई लिक्विड में, कोई सॉलिड में है, तो उन सब को मेंशन करते हैं, क्योंकि वही हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखेंगे तभी जाके एक कैलकुलेशन हमें पता रहता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता रहता है कि कितना इसका कैलकुलेशन होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो फिर कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है ना, कोई चीज़ खरीदने गए तो उसका एक आइटम का कॉस्ट फिक्स है, मोल भाव नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते। एक आइटम खरीदेंगे तो उसमें मोल भाव नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है। मान लो एक आइटम 500 रुपये का वो बेच रहा है, ठीक है, मालिक दुकान पे नहीं है, मालिक दुकान पे नहीं है, नौकर बेच रहा है, मालिक काम से गया, तो मालिक को कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा आया हमारे पास? तो वो आइटम गिन लेगा कि कितने आइटम बिक गए। मान लो सुबह से शाम तक 15 आइटम बिक गए या 20 आइटम बिक गए, तो 20 आइटम को 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर देगा, उसको पता चल जाएगा इतना पैसा हमें मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा उतना, बिल्कुल सही हिसाब किताब रहेगा। लेकिन अगर दर मुलाव का अगर होगा तो जो 500 रुपया में उसे बेचना है तो किसी से कह रहा 800 रुपये, कोई कह रहा अरे नहीं भाई 600 ले लो, 550 ले लो, तो दर मुलाई करेगा, तो कितना कमाई हुआ कितना नहीं हुआ ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। ऊपर में पता चला कि 500 से कम पे भी किसी को बेच दिया, क्योंकि सामान बेचना है, वरना फिर कैसे सेल ही नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें फिर हिसाब किताब गड़बड़ रहता है। तो किसी भी स्टैंडर्ड बोलने का मतलब क्या है कि एक पैरामीटर दिया जाता है, उसी के रेफरेंस में सब काउंटिंग होती रहती है। आजकल हम लेते हैं मोहल्ले मोहल्ले में हमारे यहाँ स्टोर हाउस खुल गए हैं, बिल्डिंगों में क्या कर रखा है, डेली आइटम के सामान रखे हैं और लोग आते हैं, पैकिंग होती है, पैकिंग ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं,
ठीक है ना। तो फिर वो मालिक तो बैठता नहीं, बहुत कम बैठता, उसको काम है, सामान है इधर उधर, तो जो लोग काम करते हो तो पैसा ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? एक मशीन आती है, उससे उसको स्कैन करना है। लैपटॉप में पता है कि हमारे पास ये आइटम 10 रखा हुआ है, स्टोर हाउस में 10 रखा हुआ है, आप जैसे स्कैन करोगे वो सेल में चला जाएगा, वहाँ एक कम दिखाने लगेगा, आप ये माल चला गया, पैसा कितना, उसका रेट उसमें आ जाएगा प्रिंट होके। तो जैसे जैसे उसमें माल खत्म हुआ, कितना माल बचा हुआ है, तो उसको जाके गिनना नहीं है कि कितना बचा हुआ है, वो खाली लिस्ट देखेगा, अच्छा ये वाला माल खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, फिर ऑर्डर दे देगा, और बाकी हिसाब उसी से ले लेगा, भाई कितना माल गया तो कितना हमारा हिसाब आएगा, वही हिसाब कट के मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि काउंटर से जब वे सेल देते हैं इस तरह के, तो उसमें आसान है, ऐसा नहीं है कि हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली कंप्यूटर का हेल्प लेना है और वो उस पर होता रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स, जब भी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन दिया गया है कि फिजिकल स्टेट में क्या, गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, कितने मोल इन्वॉल्व है, वो सब उसका हिसाब किताब है। तो उसी हिसाब से आपको एनर्जी कितना रिलीज होगा या कितना इवॉल्व होगा, वो सब पता चलता रहेगा। ठीक। एक दूसरा जो हेडिंग आ रहा है वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों में विद एन, ठीक है ना। अब बता रहे एन क्या है, एन जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स पब्लिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आगे चले, क्या बताया कि जैसे हमारा एक रिलेशन तो हम लोगों ने पहले हमने बताया है, आपको बता रहा हूँ, एक रिलेशन हम लोगों ने पहले बताया कि जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, ये हम कर दिए हैं पहले, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है, ये इंथैल्पी कहलाता है एच, और यू जो है ना इंटरनल एनर्जी कहलाता है, और पी डेल्टा वी वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों ने पहले लिखा है, पहले के लेक्चर में है, बताएंगे भी हम आगे चल के। तो ये तो हमारा एक चेंज होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इसमें ये मेंशन है नंबर ऑफ मोल का। अगर हम इसी रिएक्शन को नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक रिलेशन अलग सा बन जाता है। ये तो वर्क डन के रेस्पेक्ट में था, और ये जो है नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग बनाने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में? आगे चले, क्या दे रखा, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, ये होता हमारा आइडियल गैस के रिलेशन होता है। ठीक है ना, आइडियल गैस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस आर गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर एक इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, तो उसको A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें चेंज होती हैं, एक होता आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, या इंथैल्पी जो होता है, बेसिकली इंथैल्पी चेंज इन एनर्जी व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, DH से दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी जब भी कभी बात करते हैं, तो उस वक्त जो सिस्टम का एक गिवन कंडीशन ये होता है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस सिस्टम का प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो सिस्टम का जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस वक्त जितना चेंज इन एनर्जी आता है
उसको हम लोग इंथैल्पी से दिखाते हैं। कितनी बात समझे? का एक्सटर्नल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग डेल्टा यू से दिखाते हैं। डेल्टा यू व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, ठीक है ना। डेल्टा यू, जब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जितना एनर्जी चेंज होगा उसको डेल्टा यू से दिखाते हैं। इसको हम लोग डेल्टा यू को चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस ये है कि इंथैल्पी जब एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त जो कंडीशन होता है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है। उस वक्त जितना एनर्जी का चेंज आएगा वो हमारा इंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उस वक्त जितना एनर्जी का चेंज आएगा वो हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये लेते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, क्या चीज, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। आर गैस तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है। ये वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शन वो भी चेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। तो क्या दे रखा है इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियल फॉर इनिशियल फ्रॉम इनिशियल कंडीशन P V A N A R T, ये ले लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुने, ये इनिशियल कंडीशन की कंडीशन ए ले लेते हैं हम लोग। तो उस वक्त जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम वी ए से दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल एन ए दे रखा है, फिर आर और टी, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। फिर अगर फाइनल कंडीशन लेते हैं उसी में, फॉर फाइनल कंडीशन, या प्रोडक्ट के साइड से लेते हैं फॉर फाइनल कंडीशन, ठीक है ना। फाइनल को हम लोग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और इनिशियल को हमारे रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो उस वक्त जो है मान लो प्रेशर तो कांस्टेंट लगा मगर वॉल्यूम वी भी आ गया और ये नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, आर टी आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको इनिशियल को हम लोग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट, और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं फाइनल कंडीशन को, ठीक है ना। अब कितना चेंज आया, तो ये तो फाइनल कंडीशन हमारा, ये इनिशियल है, इन दोनों में से माइनस कर देते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी जो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, नाउ पी वी बी माइनस पी वी ए इज इक्वल टू एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी ले लिया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें से इसको माइनस किया, वैसे इधर भी कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, P तो कॉमन लेंगे, बी बी माइनस वी ए, ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये एन बी माइनस एन ए, और ये आर टी जो है ना कांस्टेंट कॉमन निकाल लिया। कितनी बात समझे, यहां से थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर से और इसको लिखते हैं, क्या दे रखा है ये, यहां पे देखते हैं P डेल्टा V आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ बी कंडीशन, फाइनल कंडीशन कितना वॉल्यूम था, इनिशियल में कितना था, इनका डिफरेंस कर वी भी निकाल, डेल्टा वी भी आ गया, तो P डेल्टा V आ गया। और ये नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंज आएगा वो उसको हम लोग डेल्टा एन आर टी ले लेंगे इसको, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। कितनी बात समझ में। अब ये जो हमारा रिलेशन था इंथैल्पी चेंज का, ये हमारा पहले से रिलेशन था जब वर्क डन ले रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे P डेल्टा V वर्क डन होता है, यहाँ पे P डेल्टा V डेल्टा एन आर टी के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करके ये लगा दें तो यही फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो लिख रहे हैं, नाउ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो था ही था हमारा, और ये अगर हम लोग डेल्टा U ले लेते हैं डेल्टा एन आर टी, ठीक है ना,
ये हम लोग अगर P डेल्टा V को रिप्लेस करते हैं इससे, तो ये हमारा एक नया रिलेशन आता है इंथाल्पी का, चेंज इन इंथाल्पी। ठीक है, ये तो हमारे वर्क डन के टर्म में था, चेंज इन इंथाल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन P डेल्टा V। ये तो वर्क डन के टर्म में था। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस और टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं, तो यही इंथाल्पी चेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी के बराबर होता है। एन नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, कितना नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट का है, कितना नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल को रिएक्टेंट का माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो जितना नंबर ऑफ मोल में चेंज आएगा वो लेंगे। गैस कांस्टेंट का अपना एक वैल्यू होता है, वो हमें याद कर लेंगे। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, आमतौर पे थर्मोडायनामिक जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग केल्विन में यूज करते हैं। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल कहलाता है। सेल्सियस को दिया रहता है, तो सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 273 डिग्री प्लस कर देते हैं। जैसे क्या है कि अगर सेल्सियस में मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस में दे रखा है, तो इसी टेम्परेचर को अगर हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 27 प्लस 273, यानी कि 300 केल्विन आ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर था ये सेल्सियस में था, और यही केल्विन में 300 डिग्री हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हर जगह टेम्परेचर जो है ना केल्विन में ही यूज होता है। ये और बात है कि दिया हुआ किस में है, या फिर आंसर में सेल्सियस में चेंज कर देते हैं। पहले केल्विन में लेके पूरा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और फिर उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो वो दोबारा से सेल्सियस में चला जाता है। तो ये हमारा दे रखा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू विथ एन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया, इसे नोट कर लिए। ये जो है इंथाल्पी को अभी अभी हमने बीच में बताया था कि इंथाल्पी चेंज कब लेते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है तो। और इंटरनल एनर्जी कब लेते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लेते हैं तो। ठीक है ना, तो ये बताया था। लेकिन ये है हीट चेंज, इंथाल्पी इज हीट चेंज ड्यूरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, and change in internal energy is also heat change but during the temperature and volume is constant। तो इसको हम लोग लिखने का एक तरीका और भी दे रखा है कि जैसे Q जो ना आमतौर पे Q जो ना हीट को दिखाते हैं, तो Q व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट इसको लिखते हैं इंथाल्पी को, ये प्रेशर इज कांस्टेंट इज इक्वल टू Q व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट प्लस P डेल्टा V। ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है ना। एनर्जी चेंज व्हेन टेम्परेचर, इसमें भी दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जितना हीट में चेंज आता है वो क्यूपी से दिखाते हैं, और जितना वॉल्यूम में चेंज होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज के तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है, फिर वर्क डन हो जाता है। ये तो हम लोग ने हीट के टर्म में लिखा है, वर्क डन के टर्म में लिखा। अगर मैं इसको लिखूँ नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स में, तो यही रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू पी क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी। कितनी बात समझिए। तो ये इंथाल्पी के टर्म में ऐसे लिख लीजिए या हीट के टर्म में ऐसे लिख लीजिए, बात बराबर है। जहां देखा गया क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, उसी हिसाब से हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जो पूछता है कहता है उसी हिसाब से करते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और लिख के फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया आप लोग। मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या दे रखा है। फॉर गैसुअस रिएक्शन 2A2 गैस प्लस 5B2 गैस गिव्स 2A2B2 गैस, यानी कि दो मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक गैस है A, और 5 मोल ऑफ B गैस combined together to give 2 moles of AB gas molecule at 27 degrees Celsius. The heat change at constant pressure is found to be minus 50160 joule. Calculate the value of internal energy change delta U given that R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्या कि एक गैसवस रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक मॉलिक्यूल गैस है A, दूसरा गैस है B,
2 मोल ऑफ ए 5 मोल ऑफ बी जब कंबाइन करते हैं तो 2 मोल ऑफ A2B2 का एक गैस मॉलिक्यूल बन जाता है। टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। टोटल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज। तो जो टोटल इंथैल्पी चेंज है वो -50160 दे रखा है, -50160 दे रखा है जूल। अब बताना कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अगर गैस का जो गैस कांस्टेंट है आर 8.314 किलो जूल नहीं जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा है, तो ठीक है। कितनी बात सुनिए। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल, ये देखिए रिएक्शन में ये 2 है 5 है 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल जो है ना चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डेल्टा एन आर टी वाला फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ मोल चेंज आया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। डेल्टा एन जो होता है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, ठीक है ना। एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल है, ये 2 है, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है, 2 ये 5 ये, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 ये 5 ये, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा ये वैल्यू। देखिए ये तो माइनस अब -7 आ जाएगा, माइनस +2 तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो डेल्टा एन का वैल्यू आ जाएगा -5। कितनी बात समझ में आई। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंथैल्पी चेंज दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि इंथैल्पी चेंज दे रखा है हमें, इंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है हमारा कितना, -50160 जूल है ये, ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये हमें निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है हमें, और ये -5 दे रखा है, ये डेल्टा एन -5 दे रखा है, आर गैस कांस्टेंट 8.314 दे रखा है ये, और ये टी जो है ना टेम्परेचर है 27 डिग्री था, तो इसको हम लोग 273 प्लस करके केल्विन में कर लेते हैं, ठीक है। हमें डेल्टा यू जो है ना इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये हमें निकालना है, चेंज ये वाला। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि इन इसको जो है मल्टीप्लाई कर, देखिए यहाँ तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना जगह 5 इंटू 8.314 इंटू 300, ये 27 में 270 प्लस का 300 आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -50160, इतना जूल दे रखा है। कितनी बात सुनी। ये माइनस में है, इसको सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 3 15, 1500 के आसपास आ गया, और 1500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 120 के आसपास आ जाएगा, 120 यानी कि 12,000 के आसपास आ जाएगा, और ये डेसिमल के आगे है तो 12,000 कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लोग उधर जरा क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसके आगे लिखते हैं। ये दे रखा -50160 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये जो है माइनस है 12,461 इसका वैल्यू दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 71, 12,471 जूल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर, ठीक है। अब ये जो माइनस में है इसको अगर इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू -50160 प्लस ये इधर चला गया 12471, ठीक है। तो ये माइनस का 50,000 है और ये प्लस का 12,000 है, तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है,
तो कितना आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो इसका जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रहा है 37,000, इसका जो वैल्यू आ रहा है माइनस करके ये दे रखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू 37,689 जूल। ये माइनस करके आप चेक कर सकते हैं, तो ये माइनस में इतना आ गया, यानी इतना चेंज इंटरनल एनर्जी हुआ है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में। जो रिलेशन अभी हम लोग ड्राइव किया उसी का ये न्यूमेरिकल था। तो हमारा जो इंथाल्पी का चेंज जो है दो तरीके से रिलेट करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी से भी होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है।